स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन, उससे एक और डेफिनेशन बनवानी है, उसी से आज मोलर कंडक्टेंस का डेरिवेशन होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन जो अपन ने कल बनाया था। Good afternoon, ma'am. आफ्टरनून। Ma'am, specific conductance is the conductance offered by a solution having two electrodes 1 centimeter apart, having cross-sectional area 1 centimeter square. अब एरिया कितना है 1 centimeter square. और डिस्टेंस लेंथ कितनी है 1 centimeter. तो वॉल्यूम कितना हो गया एरिया Ma'am, इनटू लेंथ। 1 centimeter cube. तो इसको जोड़ दो और इससे एक डेफिनेशन बना दो। कल की डेफिनेशन में अपन ने क्या किया था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, है ना, in which two electrodes of 1 centimeter square area of cross section are placed 1 centimeter apart। कल अपन ने ये किया था। अब आज क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मिलाते हैं। तो अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हो जाता है आपका a इंटू लेंथ। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से एक नई डेफिनेशन, कल वाली डेफिनेशन में ही और करके लिख लो, कल वाली डेफिनेशन में ही और करके लिख लो, वहीं पर ऐड कर दो ये एक और डेफिनेशन। क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ, specific conductance is the conductance of 1 centimeter cube of solution। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो गया, जबकि 1 सेंटीमीटर तो इलेक्ट्रोड्स के बीच की डिस्टेंस थी और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उन्हीं का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। तो कौन बताएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो गया, बताइए। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कैसे हो गया, जबकि लेंथ 1 सेंटीमीटर थी और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। क्या बताया था पॉइंट आपको मैंने कि हम इस कंडक्टिविटी सेल में, वो डिजाइन आप लोग आज ड्रॉ कर लेना, कल तो आपको समय नहीं मिला होगा, आज ड्रॉ कर लेना। दो इलेक्ट्रोड्स जो रखे हुए हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर है और जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उन्हीं के बीच में जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसी की कंडक्टेंस की बात चलती है। अब बताइए इनके बीच जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा या नहीं होगा, बताइए। इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो सॉल्यूशन भरा हुआ है उसका वॉल्यूम बताना है आपको। बोलो अक्षत राठी, बताओ, सही है? यस मैम। दोनों की लेंथ कितनी है मैम 1 सेंटीमीटर। और बीच दोनों का एरिया कितना है, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर तो स्क्वायर। बीच का जो पोर्शन है उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंट वहां कौन भरा हुआ है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है। ध्यान रखना आप लोग, मतलब ये जो इधर वाला है और इधर वाला है वो तो डिजाइन इस तरह से होती है, ये इनकी रीडिंग्स हम कैलकुलेशन में नहीं ले रहे, हम ये मान के चलते हैं कि दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जितना सॉल्यूशन भरा हुआ है उसी के अंदर जो सॉल्यूशन आ रहा है उसी के वॉल्यूम की बात चलती है। तो वो वॉल्यूम आपका कितना है, अभी डेरिवेशन में और सीखते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये डेफिनेशन और ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। और कल आपने क्या लिखी थी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन इन व्हिच टू इलेक्ट्रोड्स having 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया आर प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। और आज आपने एक और लिख दी 1 सेंटीमीटर क्यूब जो सॉल्यूशन बनता है उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का, उसका वॉल्यूम ही क्या कहलाता है, उसकी कंडक्टेंस ही क्या कहलाती है, कब। अब आज देखना मोलर कंडक्टेंस में कैसे मैं इसे यूज करूंगी। नेक्स्ट मोलर कंडक्टेंस, नेक्स्ट टर्म मोलर कंडक्टेंस, सिंबल लिखिए लैम्डा एम।
मोलर कंडक्टेंस का सिंबल है लैम्डा m। एक कंडक्टेंस का सिंबल भी चेक करना बुक में कैपिटल G ही लिखा हुआ है क्या, और मोलर कंडक्टेंस का सिंबल लिखिए लैम्डा m। लैम्डा कंडक्टेंस के लिए है और m मोलर के लिए है ना। अब इसको समझना, मैंने कंडक्टिविटी सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स लिए, 1 सेंटीमीटर दूरी पे थे और उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। यहाँ एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन में मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है। जैसे कि नाम से सब समझ पा रहे हैं हम कौन सी कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, मोलर। तो अगर आप मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डालोगे। तो मोलर कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस produced by dissolving 1 mole of electrolyte। एक ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन, ये तो मोलर नाम पे टिकी हुई है कि आपने किसी का कितना अमाउंट डाला, 1 मोल डाला, और 1 मोल से जितने आयंस बने यहाँ पे, उन सारे आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आपकी मोलर कंडक्टेंस। पहली डेफिनेशन ये नोट करिए, मोलर कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अभी ये मत बनाना, पहले ये डेफिनेशन लिखिए। It is a conductance due to all ions produced by dissolving 1 mole of electrolyte। ठीक है, अब लिखिए, suppose solution having 1 mole of electrolyte is filled between, ये कहा जाता है between 2 electrodes, मतलब 2 electrodes के बीच में ही आपको बढ़ना है। मतलब आप ये मान लो कि दोनों इलेक्ट्रोड के इधर उधर नहीं, उनके बीच में बढ़ना है। between 2 electrodes having 1 centimeter square area and 1 centimeter apart। ठीक है, अब मुझे बताइए आप लोग, जो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस आएगी इस सिस्टम की, वो क्या है? वो 2 नाम उसको मिल सकते हैं। कौन बताएगा वो 2 नाम क्या क्या हैं जो इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस यहाँ पर आएगी? कौन बताएगा? इस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस जो यहाँ पर आने वाली है उसको 2 नाम मिल सकते हैं। आपके सामने सेटअप बना हुआ है, 1 सेंटीमीटर दूरी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और 1 मोल यहाँ भरा हुआ है। अब ये जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व की जाएगी, इसको 2 नाम आप क्या क्या दे सकते हैं कि मैम ये भी कहलाएगी क्योंकि ऐसा है, और ये भी कहलाएगी क्योंकि ऐसा है। बोलो अश्मी। हम एक तो मोलर कंडक्टेंस दे सकते हैं क्योंकि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है सॉल्यूशन में। 1 मोल डिसॉल्व्ड है, इसलिए जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व की जाएगी उसको मोलर कंडक्टेंस कहा जा सकता है। और साइमल्टेनियसली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि 1 सेंटीमीटर अपार्ट हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। टोटल वॉल्यूम कितना बन गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस को ही क्या कहा जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो कितने बच्चे समझ गए? इस सिस्टम में जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व की जाएगी उसे कप्पा भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1 into 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम की है, इसलिए तो ये कप्पा है। कप्पा का कारण 1 सेंटीमीटर क्यूब होना है, और इसी का नाम मोलर भी है, और मोलर का कारण है 1 मोल ऑफ सॉल्ट का होना। तो 1 मोल होने से ये मोलर बन गई, और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में होने से ये क्या बन गई? कप्पा। तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब मैंने क्या करा कि इसका डाइल्यूशन कर दिया। डाइल्यूशन है ना, ये तो 1 केस हो गया। अब मैंने कहा नाउ सॉल्यूशन is diluted
10 टाइम्स। अब कौन बताएगा ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस को क्या क्या नाम दिए जा सकते हैं? मैंने इसे 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, अभी वॉल्यूम कितना चल रहा था 1 सेंटीमीटर क्यूब, अब मैंने इसका 10 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया। अब बताइए ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस के अब क्या क्या नाम होंगे, बताइए और बच्चे भी बताइए, डाइल्यूशन करने के बाद में कंडक्टेंस के क्या क्या नाम होंगे? ट्राई करिए, अखिल बताओ, अखिल हाथ खड़ा करो, बताओ क्या क्या नाम होंगे? नहीं, चलो बोलो अखिल, नहीं रहा। कोशिश करो, सेटअप को पहचानो। क्या अभी भी 1 मोल है? यस मैम। और 1 मोल होता है तो मोलर नाम कहीं नहीं गया। यस मैम। तो स्टिल दिस कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो मोलर कंडक्टेंस नाम तो आना ही है। अब पहले वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर। और अब मैं कह रही हूँ कि मैंने इसका 10 टाइम्स डाइल्यूशन कर दिया। आप सबको आता है 11th क्लास से डाइल्यूट करने का मतलब होता है वॉल्यूम बढ़ाना। तो मैंने इसका डाइल्यूशन कर दिया, वॉल्यूम को 10 टाइम्स कर दिया, तो यहाँ क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 10 टाइम्स हो गया। 10 टाइम्स हो गया। तो जब तक वॉल्यूम 1 था तब तक नाम कप्पा था, अब आपने उसे 10 टाइम्स कर दिया, तो कप्पा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की होती है, आप तो 10 टाइम्स कर चुके हो, तो इसको 10 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि कप्पा सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का नाम है और आप इसका वॉल्यूम 10 टाइम्स कर चुके हो, तो कप्पा 10 टाइम्स हो गया। लेकिन मोलर कंडक्टेंस अभी भी लैम्डा एम ही है, क्योंकि लैम्डा एम के लिए शर्त है 1 मोल होना चाहिए और कप्पा के लिए शर्त है 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, और आप अब 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कर चुके हो, तो एक का इतना होता है इंटू 10। तो अब आप समझिए, इफ अब एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं 10 की जगह, तो इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड to V ml 10 times, 20 times, 50 times, 100 times, कितना भी, if solution is diluted to V ml, then observed conductance वर्ड को अब छोड़ देती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा lambda m equals to kappa into volume in ml। मुझे तो लैम्डा और कप्पा में ही चाहिए ना, मेरी हेडिंग तो मोलर है, और मोलर में किसकी मदद से निकाल रही हूँ कप्पा, और ये मैंने आपको सिस्टमैटिक करके समझाया डेरिवेशन। तो अगर मैं Vml तक डाइल्यूट कर दूं तो मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की होती है इतनी, उस समय भी 1 मोल डाल रखा है, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब में उतना इंटू कर दीजिए और 1 मोल डाल दीजिए, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला आ गया कप्पा इंटू वॉल्यूम। ठीक है, नोट कर लीजिए। वापस से बताऊं, पहले वॉल्यूम कितना है, कितना अमाउंट जा रखा है, अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो कंडक्टेंस कप्पा कहलाएगी, और अगर 1 मोल डाला हुआ है तो मोलर कहलाएगी। तो फर्स्ट वाले केस में दोनों बराबर थे, फिर मैंने इसका डाइल्यूशन करके इसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया, तो ये कप्पा इंटू 10 हो गया। तो मैंने कहा कि अगर मैं कोई भी एक्स वाई जेड बी कर दूं तो ये कप्पा इंटू बी हो गया, पर शर्त ये है कि डला हुआ कितना होना चाहिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर्मूले को बॉक्स में डाल दें, लैम्डा एम इक्वल्स टू कप्पा इनटू वॉल्यूम इन एमएल। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के लिए ये फॉर्मूला काम आएगा, नॉट फॉर न्यूमेरिकल। ले लेना, लेकिन मैं जो डेरिवेशन करके दे रही हूँ डायरेक्ट उसी को ले लेना, करूंगी तो इसी से। कंसेप्चुअल के लिए डायरेक्ट जाएगा, न्यूमेरिकल के लिए देखिए, वी नो मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml into 1000। सबको आता है मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, लीटर को मिलीलीटर किया तो 1000, एज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स
नंबर ऑफ मोल यहाँ पर कितना चल रहा है 1, so molarity equals to number of mole 1 into 1000 upon volume in ml. यहाँ से वॉल्यूम इन ml निकाल लो 1000 अपॉन मोलैरिटी. इसको नंबर दे देना 1, इसको नंबर दे दो 2 और फिर लिख दो 2 in 1. ठीक है, तो लैम्डा m इक्वल्स टू आ गया कप्पा इनटू वॉल्यूम इन ml, और वॉल्यूम इन ml क्या है 1000 अपॉन m. ये डायरेक्ट आप यूज कर लेना न्यूमेरिकल्स के लिए. आया, ये पूरा डेरिवेशन है इसका. डेरिवेशन तो क्या छोटा सा पार्ट है. मोलर कंडक्टेंस की यूनिट निकाल लो. मोलर कंडक्टेंस की एक और डेफिनेशन निकाल दो यहाँ से. एक डेफिनेशन ऊपर डाल दी, एक इसमें से नई डेफिनेशन और बनाओ, और एक इस फॉर्मूले से यूनिट बनाओ. ये काम आप लोगों का है, करिए, स्टार्ट करिए. यहाँ से डेफिनेशन बनाइए और यहाँ से यूनिट बनाइए. कप्पा की यूनिट रखिए, मोलैरिटी की यूनिट रखिए. सम अप करके देखिए क्या आती है. ये आपकी सारी टर्म्स हो गई. रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर. गरिमा बोलो. मैम यूनिट तो होगी पर ओम पर सेंटीमीटर. कप्पा की बोलो. मैम पर ओम पर सेंटीमीटर. कौन? मैम मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर. इस फॉर्मेट में बदलो सेंटीमीटर में. ऊपर तो सेंटीमीटर इनवर्स है और नीचे वॉल्यूम के लिए लीटर ले रखा है, तो सही करो इसे. और ये 1000 भी लगा हुआ है, इसका भी ध्यान रखना. आ रहा है? नो मैम कन्वर्जन नहीं आता. कोई बात नहीं, 1000 भी रखा हुआ है, ध्यान रखिए. और सब जानते हैं कि जब 1000 लिखा हुआ होता है तो 1000 लिखने के दौरान जो मोलैरिटी में वॉल्यूम होता है वो ml में होता है, और 1000 नहीं होता है तो वॉल्यूम लीटर में होता है. 1000 आता ही तब है जब मिलीलीटर में होता है. उस हिसाब से चेक करिए क्या हो जाएगा. सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए ना इसको. सेंटीमीटर क्यूब में करिए, क्योंकि ऊपर तो सेंटीमीटर है, तो लीटर में कैसे काम चलेगा. अमनदीप बोलो. पर सेंटीमीटर अपॉन मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. एक मिनट, थोड़ा लाउडली. मोल पर लीटर की जगह क्या लिखूं? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब. बताओ बच्चों को कैसे. एक मिनट. पर ओम पर सेंटीमीटर, नीचे मोल, और पर लीटर की जगह तुम ये लिखवाना चाह रहे हो सेंटीमीटर -3, है ना? यस मैम. बताओ क्यों? मैम क्योंकि अपने पास फॉर्मूला है कि मोलैरिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन वी, 1000 अपॉन वी, और वॉल्यूम होता है A इंटू एल. तो मैम A इंटू एल को अपन सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ना. ठीक है, सेंटीमीटर. और जैसे बच्चे मुझसे जनरल ये पूछ रहे मैम मोलैरिटी की तो मोल पर लीटर होती है, और लीटर की बात अगर करें लीटर की, तो क्या लीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है फिर? मैम लीटर तो मिलीलीटर सेंटीमीटर क्यूब होता है. मैम लीटर तो यूनिट वॉल्यूम थोड़ा की. सा मंदी, थोड़ा सा तेज पंखा चला रखा है मैंने भी, क्योंकि 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू. मैम लीटर तो यूनिट वॉल्यूम की है ना, तो वॉल्यूम तो अपन A इंटू एल भी कर सकते हैं. तो A इंटू एल कर, अगर अपन को उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो अपन अगर अपन को वॉल्यूम में लेना है तो A इंटू एल यानी सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, जिससे पर सेंटीमीटर क्यूब भी बन सकता है. वरना अगर अपन को लीटर में लेना होता तो पहला वाला ऑप्शन भी ठीक था, लेकिन अपन यहाँ पे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसलिए सेकंड बेटर है. ओके, बताइए फाइनल यूनिट क्या होगी? मैम पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है.
अब किसको समझ आया? अक्षांश वापस से बताओ क्या बोला गया? मैम कि 1 ml मतलब ले रखा है अपन ने, तो मैम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अपन ने 1000 लिखा हुआ है तो वॉल्यूम लीटर में चल रहा है या मिलीलीटर में? मैम ml में चल रहा है। और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो मोल पर लीटर नहीं, मोल पर क्या लिखना है यहाँ? मोल पर ml। हाँ, क्योंकि 1000 साथ में फॉर्मूले में है, तो ये है आपका मोल पर मिलीलीटर। मिलीलीटर को आपने किस में बदल दिया? सेंटीमीटर क्यूब में। और Yes. उसको फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा, Yes. अमनदीप क्या कह रहा था वो बताओ। मैम मेरे को भी उनकी बात समझ में नहीं, मैम उनकी आधी आधी कट कट के आती है। नहीं, आवाज तो कंटिन्यू आती है पर वो थोड़ा सा धीरे बोलता है, तो मुझे तो यहाँ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। उसका ये कहना था कि वॉल्यूम है, और वॉल्यूम जो है वो हमने A इंटू एल लिया। A सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ आपकी सेंटीमीटर है, तो ये आपकी सेंटीमीटर क्यूब आ गया। जिस सिस्टम में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी सेल में, और कंडक्टिविटी सेल में जो वॉल्यूम चल रहा है वो यही तो चल रहा है। इनका एरिया और इनके बीच की दूरी, तो दूरी सेंटीमीटर में है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो वॉल्यूम यहाँ इस सेटअप में किसमें आएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बात है, ठीक है? यूनिट नोट कर लें, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब अगर यहाँ से यूनिट निकाल दी, तो यहाँ से यूनिट निकाल दी किसी ने, तो कप्पा की यूनिट आ गई पर ओम पर मोल, पर ओम पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम की यूनिट आ गई सेंटीमीटर क्यूब। मोल नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि इस फॉर्मूले में मोल की एंट्री कहाँ हुई है? मोल की एंट्री तो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला आने के बाद होगी। मोलैरिटी का फॉर्मूला आने के बाद मोल 1 माना जाएगा, फिर 1000 अपॉन V ml आएगी, और फिर वो सेट होगा। तो उससे कभी यूनिट मत निकाल देना, इससे सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, डेफिनेशंस होती हैं। यूनिट बनानी हो चाहे न्यूमेरिकल करना हो, तो मोलैरिटी की एंट्री के बाद काम चालू होगा, इसलिए ये वाला फॉर्मूला काम करेगा फॉर न्यूमेरिकल्स और फॉर यूनिट। और ये काम है लेना फॉर डेफिनेशन एंड फॉर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, उसके लिए ये नहीं चलता है। ये डेफिनेशन बनाइए एक और, उससे मोलर कंडक्टेंस की कौन सुनाएगा? V को डिफाइन करना, जैसे कल L1 को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोड की दूरी का नाम है, A को डिफाइन किया था कि इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसी तरह से V को डिफाइन करना। इनटू को प्रोडक्ट कहते ही हैं। Molar conductance is the product of, molar conductance is the product of specific conductance and the volume of the solution having 1 mole of electrolyte dissolved in it। बढ़िया, वॉल्यूम को क्या डिफाइन करना था? ये वो वॉल्यूम है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड है, और कप्पा का नाम हम जानते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। हमेशा ऐसे नहीं, मोलर कंडक्टेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कप्पा एंड V। कौन सा V भाई? V को डिफाइन तो करोगे, La लिख दिया, L क्या है वो तो बताओगे, A1 लिख दिया, A क्या है वो तो बताओगे, सेटअप तो बनाओगे। तो लिखिए वन मोर डेफिनेशन, मोलर कंडक्टेंस इज प्रोडक्ट ऑफ, इनटू के लिए क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट किस किस का? स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा आ गया, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब इतना लिख के मत छोड़ देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हैविंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक है, सारी डेफिनेशंस करना जरूरी है, ट्रू फॉल्स के लिए, असर्शन रीजन के लिए, सारे रिलेशंस बनाने जरूरी। क्वेश्चन लिखें, न्यूमेरिकल 0.01 m कैपिटल, 0.01 m KCl is filled in, 0.01 m KCl is filled in conductivity cell
0.01 mKcl is filled in conductivity cell having cell constant 2 per centimeter. सेल कांस्टेंट की यूनिट चेक कर लेना, L/A पर सेंटीमीटर. 0.01 mKcl. पहला डेटा मेरा ये है, filled in conductivity cell having cell constant G star 2 per centimeter. Observed conductivity is 100 mole. एक तरफ एक बॉक्स में लिख लो SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस सीमेन, सिंबल कैपिटल S. SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस. Find molar conductance. 0.01 mKcl है, सेल कांस्टेंट 2 पर सेंटीमीटर है, ऑब्जर्व कंडक्टिविटी 100 mho है, लैम्डा एन आपको निकालना है. कौन बताएगा कितने स्टेप्स का न्यूमेरिकल है, कैसे ये किया जाएगा, कितने स्टेप्स का न्यूमेरिकल होता है? कौन बताना चाहेगा कितने स्टेप्स का न्यूमेरिकल है? राशि और बताइए, और सोचिए. करने दो और बच्चों को ट्राई करने दो. लैम्डा एम का फॉर्मूला भी सिखाया मैंने आपको. लैम्डा एम का फॉर्मूला देखिए, सोचिए कैसे करना है. और स्टूडेंट्स ट्राई करो कैसे होगा ये. मोलर कंडक्टेंस आपको निकालना है. 3 बच्चों ने हाथ खड़ा किया. जो इसमें क्या है, पहले मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला सोचिए. मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला बताओ राशि. Molar conductance equals to specific conductivity into 1000 upon molarity. मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.1. Sorry, 0.01. मोलैरिटी 0.01 गिवन है, 1000 है. अब क्या चाहिए? मैम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की वैल्यू. कप्पा चाहिए. कप्पा गिवन है. मैम सेल कांस्टेंट गिवन है तो कप्पा उससे गिवन है या नहीं है? कंडक्टेंस गिवन है या कंडक्टिविटी गिवन है? कप्पा कप्पा गिवन है या नहीं है? मैम नहीं है. नहीं है. क्यों? मैंने लिखा है ना कंडक्टिविटी. ऑब्जर्व कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ही तो कप्पा होता है. कल क्या पॉइंट सिखाया था? मैम जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो मैम जो कंडक्टेंस होती है सॉल्यूशन की कंडक्टेंस होती है जब डिस्टेंस इलेक्ट्रोड के बीच में 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर ये स्क्वायर. मेरा क्वेश्चन ये है कि वर्ड तो कंडक्टिविटी लिखा हुआ है, फिर तुम उसे कंडक्टेंस क्यों मान रही हो? कंडक्टिविटी मैम क्योंकि यूनिट जो है वो हमारे पास कंडक्टिविटी की है. कंडक्टिविटी की क्या यूनिट होती है? मैम ओम पर मीटर ओम सॉरी पर मैम ओम पर पर सेंटीमीटर. सेंटीमीटर. यहाँ यस पे क्या मैम. यूनिट लिखी हुई है? मैम MHO. मो. बोलो ना इन सबको. मो. कप्पा सब बोलिए. मो लिखी हुई है. मो मतलब ओम इनवर्स. ये किसकी यूनिट है? मैम जो कंडक्टेंस होती है उसकी. हाँ, तो वर्ड क्या लिखा हुआ है? कंडक्टिविटी. लेकिन यूनिट किसकी है? कंडक्टेंस. इसलिए इसे क्या माना जाएगा?
कंडक्टेंस। कंडक्टेंस माना जाएगा। सेल कांस्टेंट गिवन है, यस मैम। तो कप्पा का फॉर्मूला बोल दो। मैम सेल कांस्टेंट डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय कंडक्टेंस। उससे कप्पा आ जाएगा, फिर मोलैरिटी गिवन है उससे मोलर आ जाएगी। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करिए। बोर्ड के लिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्टिव के लिए तो हो ही चुका है फटाफट। गिवन मोलैरिटी 0.01, सेल कांस्टेंट 2 पर सेंटीमीटर और कंडक्टेंस इज गिवन दैट इज 100 मोल। कल आपको सिखाया था कंडक्टिविटी वर्ड पर टेक नहीं करना है, यूनिट पर टेक करना है। तो फर्स्ट स्टेप कैलकुलेशन ऑफ कप्पा दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्यों मेरे दिमाग में कप्पा आया, क्योंकि मुझे निकालनी थी मोलर कंडक्टेंस। मैंने फटाफट सोचा मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। फिर मैंने कहा m तो है कप्पा नहीं, तो हम समझ गए पहले कप्पा की अरेंजमेंट करनी है। और ऑब्जेक्टिव में तो आप उसी में उसको घुसा सकते हो, सब्जेक्टिव में अलग अलग। तो पहले कैलकुलेशन ऑफ कप्पा। कप्पा का फॉर्मूला L/A इनटू 1/r तो लगेगा नहीं क्योंकि सेल कांस्टेंट गिवन है, तो L/A को G स्टार लिख दो। अब 1/r का भी कोई मतलब नहीं है, 1/r क्या होता है कंडक्टेंस G लिख दो। तो G स्टार गिवन है आपको दैट इज 2 पर सेंटीमीटर और G गिवन है आपको 100 पर ओम। ठीक है, तो यहाँ से 200 आ गया आपका पर ओम पर सेंटीमीटर, ये कप्पा की यूनिट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट कर दीजिए। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत सिंपल, पार्ट 2 के न्यूमेरिकल तो बहुत ही सिंपल है। अब पार्ट इसका स्टेप 2 कर दीजिए। स्टेप 2 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम। लैम्डा एम का फॉर्मूला कप्पा इनटू 1000 अपॉन m। कप्पा कितना आ चुका है 200 पर ओम पर सेंटीमीटर इनटू 1000 और मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.01 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। सही है, यहाँ से निकाल लीजिएगा और जो भी आए उसके साथ यूनिट क्या जाएगी पर ओम। ये ऊपर जाके पर मोल, अब ऊपर है सेंटीमीटर का -1 और ये पर सेंटीमीटर क्यूब मतलब -3, ऊपर जाएगा तो +3 तो स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, जिसको आप ऑब्जेक्टिव में एक ही के अंदर दोनों को ले सकते। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो बताएं। बोलो अश्विनी। मैम यहाँ पे शायद जी की वैल्यू 100 है कप्पा में। कप्पा में जी की वैल्यू 100 है। कप्पा में जी की वैल्यू 100 है। जी की वैल्यू 100 कंडक्टिविटी की। यस मैम। 100 ही लिखी है मैंने। अच्छा सॉरी मैम, मुझे वो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और वैसे भी वैल्यूज का तो कुछ ही नहीं है, कंसेप्ट देखो आप तो। बाकी तो न्यूमेरिकल आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो पहला कप्पा निकाल लिया, सेल कांस्टेंट इनटू कंडक्टेंस। एक बार फिर मुझे बुक से आप प्लीज बता देना कि कंडक्टेंस किसी ने देखा हो तो बता दो, कंडक्टेंस को जी या सी में से क्या लिखा है इसके आगे। एक बार सिंबल जरूर चेक कर लेना। जी स्टार का वैल्यू डाल दिया, जी का डाल दिया, ये कप्पा आ गया, फिर कप्पा इनटू 1000 अपॉन m, कप्पा 1000 m। m की यूनिट मोल पर लीटर नहीं, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब रखना। ठीक है, अब सॉलिड स्टेट कंप्लीट ना, बाद से इलेक्ट्रॉन लग जाए। ठीक है, चलो आगे। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, दो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है सेकंड के अंदर। फर्स्ट डालिए हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन मेरे पास है और मेरे को फिजिक्स लैब में या केमिस्ट्री लैब में ये कहा गया कि इस सॉल्यूशन की आप कंडक्टेंस निकालो। तो सुनिए, recently we have conductivity meter। आज की डेट में तो हमारे पास apparatus अवेलेबल है कंडक्टिविटी मीटर। तो कंडक्टिविटी मीटर की जो भी डिजाइन होती है उसमें आप बस अपना सॉल्यूशन भरो और उसमें रीडिंग का यहाँ पर आता है, तुरंत सामने रीडिंग आ जाती है 100 मोल।
50 मूव, मतलब तुरंत रीडिंग सामने आ जाती है। आपने सॉल्यूशन भरा और सामने रीडिंग आ जाएगी। जैसे वेइंग मशीन नहीं होती है, आप खड़े होते हो और वेट लिखा हुआ आ जाता है, इतना वेट है, उसी तरह से आपने भरा, सामने रीडिंग आ जाएगी कि इसकी कंडक्टेंस इतनी। लेकिन ये तो बहुत बाद में हुआ है। earlier we have no apparatus, no method to calculate या measure क्या कंडक्टेंस। हमारे पास कोई मेथड नहीं था, कोई apparatus अवेलेबल नहीं था जिससे कि हम कंडक्टेंस को मेजर कर सके। तो फिर डायरेक्ट नहीं है तो इनडायरेक्ट पे जाना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट क्या है? सो वी मेजर क्या? रेजिस्टेंस। इनडायरेक्ट मेथड हो गया, खुद का खुद नहीं निकल पा रहा, सो वी मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नहीं निकल पा रही है तो ठीक है, पहले रेजिस्टेंस निकालो। सो वी मेजर रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन बाय यूजिंग Wheatstone-Bridge method। Wheatstone-Bridge method यूज करो और पहले सॉल्यूशन की रेजिस्टेंस निकाल लो एंड वी नो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और ऐसे निकाल। तो आज की डेट में कंडक्टिविटी मीटर मेरे हिसाब से याद करते जाइए सब लोग साथ साथ। आज की डेट में कंडक्टिविटी मीटर है जिसमें सीधे रीडिंग आती है। पहले के समय में कोई apparatus, कोई डायरेक्ट मेथड नहीं था। नो मेथड का मेरा मतलब है डायरेक्ट मेथड। ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना, किसी से किसी को निकालना। एक होता है खुद से निकालना, नो की जगह डायरेक्ट वर्ड लिख लो भाई। अब जो निकालूंगी वो भी मेथड तो है ना, डायरेक्ट मेथड नहीं था, इसलिए हमने फिर इनडायरेक्ट मेथड निकाला। हमने पहले रेजिस्टेंस को निकाला व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से, फिर 1/r करके सीखे। ठीक है, तो सीखे व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड क्या होता है। किसी को 9th-10th का याद हो तो बता दो। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे 9th में व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे बताते हैं हर साल स्टूडेंट्स, देखो आप लोगों को किसको याद होता है। नहीं, चलिए व्हीटस्टोन ब्रिज। फिजिक्स वाला सिखा रही हूँ पहले, फिर केमिस्ट्री वाले में बदल दूंगी, तो आप अभी मत बनाना, पहले फिजिक्स वाला सीखो। ये एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये आपका चौथा रेजिस्टेंस। अगर आपको थोड़ा याद आया, अभी किसी को 4 रेजिस्टेंस रहते हैं, याद आया? R1, R2, R3 और R4। इनमें से 4 रेजिस्टेंस नोन है, 3 रेजिस्टेंस नोन है और एक आपको निकालना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करते हो? करंट आपने पास की और यहाँ पर डिटेक्टर का काम कराते हैं फिजिक्स में गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर, करंट जो यहाँ पास होती है वो एसी होती है, नहीं, फिजिक्स में जो यहाँ करंट पास होती है वो डीसी होती है, डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में जो लगातार फ्लो कर रही है। और गैल्वेनोमीटर में जब एंड पॉइंट आता है, सब जानते हैं गैल्वेनोमीटर में एंड पॉइंट कैसे आता है? जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है ना, जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है। तो गैल्वेनोमीटर में जब एंड पॉइंट आता है, सब जानते हैं उस समय क्या होता है? एट दैट पॉइंट क्या होता है? R1 into R4 equals to R2 into R3। 3 नोन होते हैं तो चौथा निकल जाता है। ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड फिजिक्स का। वापस से 4 रेजिस्टेंस हैं, 3 नोन है, चौथा अननोन है। सर्किट बनाया आपने, बैटरी से करंट आपने पास की और डिटेक्टर का काम करवाते हैं गैल्वेनोमीटर से। तो जॉकी को आप गैल्वेनोमीटर पर चलाते जा रहे हैं, या तो यूं कर लो या गैल्वेनोमीटर में आप जीरो डिफ्लेक्शन नोट कर लो। जिस समय गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाएगा? जीरो डिफ्लेक्शन, एंड पॉइंट आ चुका है और एंड पॉइंट के समय दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस होता है। अब ये तो चल रहा है फिजिक्स में कि 3 वायर का रेजिस्टेंस
और एक का पता करना था। अब केमिस्ट्री में आ जाइए और केमिस्ट्री में मेरे को एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, ना कि वायर का। बताइए क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? मुझे रेजिस्टेंस वायर का नहीं निकालना है, मुझे रेजिस्टेंस एक सॉल्यूशन का निकालना है। बोलिए क्या प्रॉब्लम यहाँ आएगी? मुझे इस R4 का रेजिस्टेंस निकालना होगा, चौथे वायर का, तो मैंने उसको बीट स्टोन ब्रिज की एक आर्म में फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया। ये 3 लगे हुए थे, जिसका निकालना था उसको इस आर्म में फिट करा, करंट पास की, एंड पॉइंट नोट किया, दिस इनटू दिस, काम हो गया। अब मुझे एक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो मुझे क्या प्रॉब्लम नजर आएगी? बोलो अक्षांश। मैम कि हमें किसी भी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं पता होगा पहले, तो मैम अज्यूम करना पड़ेगा किसी ना किसी को। नहीं, पहले के लिए तो बीट स्टोन ब्रिज काम में लेने का मतलब R1 R2 R3 तो नॉन रेजिस्टेंस ही काम आएंगे। चौथा जो पहले वायर का निकालना होता था, अब किसका निकालना है? सॉल्यूशंस का। अब क्या प्रॉब्लम आएगी? वायर, मेरे वर्ड सुनिए, जिस वायर का मुझे रेजिस्टेंस निकालना था उसको मैंने बीट स्टोन ब्रिज की एक आर्म में फिट कर दिया। एक यहाँ से फिट करा, एक यहाँ से फिट करा, सर्किट पूरा हो गया। सॉल्यूशन लूंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा? वर्ड्स तो सुनिए, जिस वायर का रेजिस्टेंस निकालना था उसको मैंने बीट स्टोन ब्रिज की एक आर्म में फिट कर दिया, क्योंकि वो वायर था तो यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, सर्किट क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया। अगर मैं सॉल्यूशन लूंगी तो क्या प्रॉब्लम आएगी? अखिल। मैम सॉल्यूशन को कैसे लगाएंगे उसके अंदर? यस, है ना? क्या प्रॉब्लम आएगी? तो व्हेन वी यूज बीट स्टोन ब्रिज मेथड to measure the resistance of a solution, what are the problems associated with it? तो पहली प्रॉब्लम आई, a solution cannot be fitted like a wire, like a wire। एक वायर की तरह आप सॉल्यूशन को फिट नहीं कर सकते। तो इसका रास्ता निकाला, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। टेक कंडक्टिविटी सेल, take conductivity cell, fill your solution in that cell, and that cell is having 2 terminals, cathode और एनोड, 2 इलेक्ट्रोड के, उन दोनों को यहाँ आप फिट कर सकते हो। इसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं। कंडक्टिविटी सेल को दिखाने का पहला तरीका ये होता है कि आप सर्किल बना दो, ये कंडक्टिविटी सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और वो दोनों इलेक्ट्रोड्स को टच कर दो इससे, तो ये यहाँ कनेक्ट हो चुका है। और दूसरा तरीका है आप इसको ओपन करके पूरा दिखा दो। तो ओपन करके आप इसे दिखाना चाहते हो तो कंडक्टिविटी सेल ले ली, कंडक्टिविटी सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, यहाँ पर वो सॉल्यूशन भर दिया, whose resistance is to be known, और यहाँ पर इनके 2 टर्मिनल्स हैं। तो ये पहला टर्मिनल इसको यहाँ जोड़ दिया और ये दूसरा टर्मिनल इसको यहाँ। अब ये कंडक्टिविटी सेल इस सर्किट का पार्ट है, और अब जो रीडिंग आएगी वो तभी आएगी जब दिस इनटू दिस इक्वल्स टू दिस इनटू दिस। मतलब जो R4 था ना वो R ऑफ सॉल्यूशन हो गया। बाकी मेथड सेम है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम फिट कैसे करें। तो कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम वायर यहाँ सीधा दोनों जगह अटैच कर लेते हैं। आप कंडक्टिविटी सेल में सॉल्यूशन भर दो और फिर उसके दोनों इलेक्ट्रोड के जो टर्मिनल्स है उनको इसके साथ अटैच कर दो। दूसरी प्रॉब्लम जो यहाँ पर आती है वो आती है कि फिजिक्स में डीसी यूज की जाती है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब होता है करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। अगर केमिस्ट्री में मैंने डीसी काम में ले लिया तो डायरेक्ट करंट मतलब इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट लगातार फ्लो होती जाएगी। तो सपोज करो मैंने इसमें सोडियम क्लोराइड भर रखा था, मुझे सोडियम क्लोराइड का रेजिस्टेंस निकालना था। तो अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती जाएगी तो मुझे ये आयंस की जगह Na+ कैथोड पर जाकर, कैटायन है, कैथोड पर जाकर Na बनना स्टार्ट कर देगा और Cl- एनोड पर जाकर Cl2 गैस बनके इवॉल्व होना स्टार्ट कर देगा। मतलब इन दोनों आयंस को इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमिना में चले जाना पड़ेगा अगर मैंने डायरेक्ट करंट यूज किया तो। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? आयंस को उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल मिल जाएंगे अगर आपने एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करते गए। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट इसका सॉल्यूशन क्या हुआ कि जैसे Na+ को लगा मुझे इतना पोटेंशियल मिल गया कि मुझे तो अब कैथोड पर जाना पड़ेगा, तुरंत करंट की डायरेक्शन बदलेगी तो वो नहीं जाएगा।
सुनिए, आपको सॉल्यूशन की कंडक्टेंस निकालनी है और सॉल्यूशन की कंडक्टेंस का कारण उसके आयन से, तो आयन से रेजिस्टेंस आएगा और आयन से कंडक्टेंस आएगा। तो कितने बच्चे मानते हैं जितना सॉल्यूशन इसमें भरा हुआ है उसके सारे आयंस आयन से बने हुए रहने चाहिए, तभी तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस आएगा और फिर एग्जैक्ट कंडक्टेंस आएगा। लेकिन कुछ Na+ अगर Na बन गए, Cl- क्लोरीन, थर्ड पार्ट में हम यही सीखेंगे। Na+ कैटायन है, कैथोड पर जाएगा, रिडक्शन होकर Na बनेगा, Cl- एनायन है, एनोड पर जाएगा, वहां से क्लोरीन गैस बनेगा। अगला थर्ड पार्ट में यही सीखेंगे कि कैसे बनते हैं। तो हमारे आयन तो खत्म होने स्टार्ट हो गए, अब मेरे आयन ही कम हो गए तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस सबके आंसर गलत आएंगे, तो इसलिए डीसी की जगह क्या यूज किया जाता है, एसी। तो बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप याद हो गया होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड फिजिक्स में वायर्स के रेजिस्टेंस के लिए काम में लिया जाता है, उसी को केमिस्ट्री वालों ने यूज किया। दो प्रॉब्लम सामने आई, पहला हम वायर को तो फिट कर सकते थे, सोल्यूशन को कैसे करें, तो केमिस्ट्री वालों ने कहा कंडक्टिविटी सेल ले लो, उसमें सोल्यूशन को भर दो। दूसरी प्रॉब्लम अगर आपने डीसी काम में ली तो आप वर्ड्स देखिए आपको जो ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे क्या क्या। अगर आपने डीसी काम में ली तो एक वर्ड मिलेगा पोलराइजेशन इफेक्ट हो सकता है, ये जो सारा हो रहा है ना उसके लिए ये वर्ड है पोलराइजेशन इफेक्ट। ये टर्म्स आपको मिलेंगी मल्टीपल चॉइस में, या फिर आपको मिल सकता है इट कैन चेंज द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल सही है, कॉम्पोजिशन ही बदल दिया, Na+ और Cl- तो थे ही, वो घट गए, Na और क्लोरीन नए बन गए, कॉम्पोजिशन। और इसी को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस अकर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, रिएक्शन होना चालू हो चुका है। ठीक है, तो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं और ये इसकी सॉल्यूशन। अब आप पहले ड्रॉ कर लो, मैं वापस बना देती हूँ, मेरे साथ कर लो। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड हेडिंग डाल दी, बनाइए साथ में। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस और ये फोर्थ, ये होना था लेकिन ये नहीं करना है तो ये हटा दीजिए, 3 बना दीजिए, R1 R2 R3 और यहाँ कनेक्ट करूंगी मैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल, 2 इलेक्ट्रोड्स, सॉल्यूशन भरिए, कौन सा करना है, whose resistance is to be determined। जिसका रेजिस्टेंस निकालना है ना, इधर वाले को इधर से जोड़ना और इधर वाले को। फिजिक्स में डिटेक्टर का काम गैल्वेनोमीटर से कराते हैं और केमिस्ट्री में यहाँ तो डी लिखते हैं, डिटेक्टर का डी। ठीक है, यहाँ तो डिटेक्टर का डी लिख दो, बाकी नाम क्या है वो मैं नीचे लिखवा देती हूँ। डिटेक्टर का रोल यहाँ जो प्ले करता है केमिस्ट्री में वो आपका होता है टेलीफोन हेड, टेलीफोन हेड या फिर हेडफोन। फिजिक्स में गैल्वेनोमीटर और केमिस्ट्री में काम करता है टेलीफोन हेड और हेडफोन। इसमें क्या होता है कि हम इसको मूव करते रहते हैं डिटेक्टर पे, और टेलीफोन हेड से जहाँ मिनिमम साउंड आती है वो एंड पॉइंट होता है। जहाँ मिनिमम साउंड आती है वहाँ क्या था, जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आता है। और यहाँ टेलीफोन और हेडफोन में जॉकी को चलाते जाते हैं और सुनते जाते हैं, जहाँ मिनिमम साउंड आती है वो एंड पॉइंट है। ठीक है, ड्रॉ कर लो। दूसरा रास्ता ये हो सकता था,
ये ना बना, ये इलेक्ट्रोड से तो है ना जिनसे कनेक्ट हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोड से। बुक में देख लेना आप कौन सा दे रखा है, दोनों पॉसिबल है, मैंने दोनों बनाए। ठीक है, लिखवाऊँ अब आगे, ड्रॉ हो गया हूँ तो हाथ खड़े करते जाइए, दोनों ड्रॉ होते हैं हाथ खड़े कर देना, फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ। बस सर थोड़ा काम से फ्री हो जाए, फिर आपका रिजल्ट भी भेजती हूँ मैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट का। आज कैसा हुआ आप लोगों का? आज तो मैंने आपको कहा था जेई और नीट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी मैं। ठीक है, होने की डायग्राम के लिए हाथ नीचे कर लीजिए, डायग्राम बनने के लिए, टेस्ट के लिए पूछना है मुझे आज आपका कैसा टेस्ट हुआ। आयुष मैम पिछली बार से तो बहुत बेहतर हुआ था, लेकिन पिछली बार थोड़ी से सी मैम पिछली बार से बहुत बेहतर हुआ था। बेहतर हुआ है, कुछ क्वेश्चन मैम, बहुत टफ लगे। यस मैम, 2 क्वेश्चन में मतलब 20 मिनट लग गए थे सॉल्व करते करते। मैंने आपको कहा था ना कि लॉकडाउन के बाद वाला जो ये पेपर हुआ है, इसमें बहुत टफ क्वेश्चन इन्होंने दिए थे, मतलब ये मेंस के हैं, ये तो Yes, एडवांस में भी नहीं आते हैं जितने टफ इन्होंने मेंस में दिए हैं। ठीक है, बाकी उन 2-3 को छोड़ के तो वो गए होंगे। दिव्यांश मैम पूरा तो इजी था मैम, 2-3 में मैम टाइम लगा थोड़ा बहुत, बाकी तो हो गया। बेहतर मार्क्स आएंगे पिछले बार से? मैम फुली आएंगे अगर वो 2 करेक्शन सही हो जाए तो। बहुत बढ़िया। आंसर की तो मैंने भेज दी ना, आंसर की तो भेज दी है, तो आप बताओ ना वो सही हुए नहीं हुए। यस मैम, तब तो मैम सही पूरे आएंगे मैम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस एक बार आप में वो चीज लानी थी, वो आ गई ना, अब आप कर लोगे मेहनत। चलिए, ड्रॉ हो गया सबका, अब पॉइंट्स लिखिए। अब सब्जेक्टिव का आज या कल में फटाफट करा दूंगी, सोल्यूशन में भी अपन लेट हो गए। एंड टू एंड क्या भी आज अपने टेस्ट या दिमाग में होगा तो फ्रेश एकदम काम हो जाएगा सही। अब लिखिए देयर आर, या पहले अपन ये कर लेते हैं, एट एंड पॉइंट, पहले इस मेथड को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। एट एंड पॉइंट व्हेन मिनिमम साउंड इन डिटेक्टर, on a detector, telephone head or headphone, मैंने क्या रखा है, इधर R1 है, मुझे यहीं से देखना पड़ेगा, एट एंड पॉइंट है ना, क्या होगा R1 into, ये सोल्यूशन है, R ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू R2 into R3। ठीक है, R ऑफ सोल्यूशन आ गया, बाकी तीनों नोन थे, R2 into R3 upon R1, R1, R2 and R3 are known, ये तीनों रेजिस्टेंस नोन। ठीक है, यहाँ से कंडक्टेंस आ जाएगी, सो कंडक्टेंस of the solution equals to 1 of resistance of the solution, right? 3 रेजिस्टेंस नोन थे, उससे सोल्यूशन का रेजिस्टेंस आ गया, और रेजिस्टेंस आ चुका है तो 1/R करके करना। क्या हुआ आयुष, बोलो। मैम वो हाथ खड़ा रह गया था पिछली बार। ठीक है, अब लिखिए प्रॉब्लम्स के बारे में। there are two problems, there are two problems in determining, there are two problems in determining resistance of a solution using Wheatstone bridge method. There are two problems in determining
resistance of a solution using Wheatstone bridge method. Number 1, a solution cannot be fitted. A solution cannot be fitted कहाँ पे? In one arm किसकी? Of Wheatstone bridge. One arm of Wheatstone bridge. कैसे? Like a metallic wire. वायर को फिट जैसे कर सकते हैं, इसको कैसे फिट कर दो? A solution cannot be fitted. याद करते जाइए, सुनूंगी मैं 2-3 बच्चों से. A solution cannot be fitted in one arm of Wheatstone bridge like a metallic wire. फिर क्या रास्ता निकाला? Solution लिखिए. Solution. Use conductivity cell. Use conductivity cell to fill the solution. Whose conductance or resistance is to be determined. Use conductivity cell to fill the solution whose resistance or conductance is to be determined. कंडक्टिविटी सेल की 2 डिजाइन का आपको मैं पहली जगह छुड़ा चुकी हूँ, बना लेना. ठीक है. अगला दूसरा प्रॉब्लम क्या है? यूज ऑफ डीसी. यूज ऑफ डीसी. if in chemistry we use DC, it can cause. 3 वर्ड्स मैंने बोले थे, किसी को याद है क्या? अगर हम डीसी काम में लेते हैं तो 3 प्रॉब्लम्स हो, मतलब प्रॉब्लम तो एक ही है, नाम अलग अलग है, टर्म्स अलग अलग है. कभी क्या आ जाती है कंपटीशन में, कभी क्या टर्म आ जाती है. तो 3 टर्म मैंने बोली थी, वो क्या क्या थी? बोलो. Ma'am, polarization effect and change in the composition of solution or electrolysis can occur. If we use DC in chemistry, it can cause number 1 polarization effect. वो जो हो रहा है ना उसी का नाम है. नंबर 1 polarization effect. नंबर 2 नहीं लिखना और करके, और वही चीज है. It can cause polarization effect or electrolysis or can change the composition of the solution. Composition बदल गया ना. जिस solution में केवल Na+ और Cl- आयंस होने चाहिए थे, क्या आप देख पा रहे हो उस solution में Na भी है, उस solution में Cl2 भी बन चुका है, तो composition बदल चुका है. It can change composition of the solution. ठीक है. ये टॉपिक अपना कंप्लीट हमें आ चुका है कि किसी सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मेजर कर लिया जाता है और फिर 1/r से उसका C निकाल लिया जाता है. अब अगला और नेक्स्ट टॉपिक, इस सीरीज का आखिरी टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ सेल कांस्टेंट. सेल कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है? सेल कांस्टेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो आपके हाथ में सेल है, आप केमिस्ट्री लैब में खड़े हो, आपको मैंने हाथ में कंडक्टिविटी सेल दे दी, क्या आप मुझे L/A निकाल के दे दोगे? बताओ. आपके हाथ में सेल है, उस सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स डले हुए हैं, है ना? उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के टर्मिनल्स हैं और पूरी सील्ड पैक्ड होके मैंने आपको दे दी. ओपनिंग तो है ही कि बच्चों भाई यहाँ से तुम जिसका तुम्हें कंडक्टेंस निकालना है वो सॉल्यूशन डाल लो और इसे यूज कर लो. फिर मैंने तुम्हें कहा तुमको हाथ में सेल दे रखी है, क्या तुम मुझे L/A निकाल के दे पाओगे? क्या तुम मुझे L/A निकाल के दे पाओगे? सेल तुम्हारे हाथ में है. अक्षिता वर्मा बताओ. अक्षिता वर्मा, सेल आपके हाथ में है. अभी ये डस्टर मेरे हाथ में है, कोई मुझे कहे इस डस्टर की लेंथ बताओ, मैं स्केल लाके मेजरमेंट ले सकती हूँ कितनी है. ऐसे ही तुम्हारे हाथ में कंडक्टिविटी सेल है, क्या तुम L और A बता पाओगे?
यस मैम। यस मैम। कैसे? एल कैसे निकालोगे, ए कैसे निकालोगे? चलो ठीक है, और बताओ अश्मी, बताओ मैम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, बताओ। मैम ए तो मैम एल तो जो डिस्टेंस अंदर होगा वही बाहर भी होगा। तो जो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस अंदर होगा वही डिस्टेंस पैकिंग के बाहर भी होगा। भाई आपने दो डिजाइन देखी कंडक्टिविटी सेल की जो बुक में गिवन है? नो मैम। एक कुछ इस तरह से गिवन है, यहाँ पर ओपनिंग रखी है और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है। चलो, और ए? मैम ए भी मतलब इलेक्ट्रोड से निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोड अगर विजिबल है तो। इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिविटी सेल में सील्ड पैक्ड है। इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिविटी सेल में सील्ड पैक्ड हुए रहते हैं। मैंने कहा था ना, जैसे हिलते थोड़ी ना रहते हैं, पैक्ड होते हैं। तो कैसे निकालोगे? नहीं मैम, बट उनका कुछ हिस्सा तो बाहर की साइड है ना। किनका? इलेक्ट्रोड्स का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगी? रेडियस निकल जाएगा ना। सोचिए एक बार, विजिबिलिटी देखो इस चीज की, केवल मैथ्स के फॉर्मूले से मत सोचो। आर्या बोलो। मैम एरिया निकालने के लिए भले हम उसकी ब्रॉडनेस निकाल सकते हैं बट लेंथ नहीं निकाल सकते। लेंथ तो एरिया में, लेंथ में क्या दिक्कत आ गई? क्योंकि वो सील्ड पैक्ड है तो अंदर जितना पार्ट है वो प्रॉब्लम होगी अगर वो विजिबल भी नहीं है तो। ठीक है, और कौन बताना चाह रहा है? यश बोलो। यस मैम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो मैम वर्नियर कैलिपर से निकल जाएगा। और बताइए, और आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, बताइए। आगे सर। अच्छा, आयुष ने हाथ खड़ा किया था। आयुष बताओ। मैम अगर हमको इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी पता है और अपन इसके अगर अपन कंडक्शन इसका नापे हैं तो अपन इससे एल बाय निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एल एंड ए डायरेक्टली। पॉसिबल नहीं है बच्चों। कैसे आप उनकी डिस्टेंस निकालोगे? पैक्ड चीज है। और कैसे आप उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालोगे? एक्यूरेट चाहिए एकदम। इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड एल एंड ए डायरेक्टली ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, तो जो चीजें डायरेक्टली नहीं निकलती वो इनडायरेक्टली निकलती हैं। सो इनडायरेक्ट मेथड इज यूज्ड। जो चीजें डायरेक्टली नहीं होती है उनके लिए इनडायरेक्ट रास्ता यूज करना पड़ता है। So indirect method is used. ठीक है, अब क्या है वो इनडायरेक्ट मेथड देखते हैं। कप्पा का फॉर्मूला होता है L by A into 1 by R। समझना, एक कंडक्टिविटी सेल लेनी है आपको और आपने माइंड मेकअप कर लिया कि भाई इसका L by A निकालना है। तो जिस कंडक्टिविटी सेल का तुम्हें L by A निकालना है उसी में उस सॉल्यूशन को भरना, whose R is to be determined। आ रही समझ में? जिस कंडक्टिविटी सेल का तुम्हें L by A निकालना है उसी में उस सॉल्यूशन को भरना जिसको तुम व्हीटस्टोन ब्रिज में लगा के उसका R निकालोगे। तो 1 by R जो है, तो यहां मैं लिखूंगी R can be calculated from Wheatstone bridge method। L by A निकालना है, यही तो मेरा एम है। तो मुझे कप्पा के बारे में हिसाब किताब चाहिए और कप्पा नोन होता है, ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ KCl का अलग अलग टेम्परेचर पर कप्पा नोन है। मतलब जैसे कि हम जानते हैं R क्या है, एक कांस्टेंट है। जैसे हम जानते हैं पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। उसी तरह से कप्पा के लिए कोई साइंटिस्ट पहले ही काम करके जा चुका है और उसने KCl के अलग अलग स्टैंडर्ड जानते हैं ना, whose molarity is known। मतलब 0.1 m KCl का 25 डिग्री टेम्परेचर पर कप्पा इतना है।
0.01 m KCl का 27 पर कप्पा इतना है। ऐसे पूरी एक लंबी टेबल बनी हुई केमिस्ट्री में तैयार। तो कप्पा नोन है तो कितने बच्चे समझ गए KCl ही स्ट्रिक्टली लाना पड़ेगा क्योंकि एक वेरिएबल अननोन है तो दो नोन होनी चाहिए और दो ये है तो ये निकल जाएगा, ये मालूम है उससे ये आ जाएगा। अब इस सेल का सेल कांस्टेंट हमेशा के लिए आ चुका है, जब तक इस सेल की लाइफ रहेगी तब तक इसका L/A यही रहेगा। अब तुम नेक्स्ट टाइम क्या करो, इसमें KCl के अलावा कुछ और फिल कर दो। अब नेक्स्ट टाइम तुम इस सेल में KCl के अलावा कुछ फिल कर दो। अब तुम KCl की मदद से इसका ये निकाल चुके थे, अब फिर नया करो, उसका R आ जाएगा, फिर उसका कप्पा आ जाएगा, फिर उसका कप्पा आ जाएगा, फिर उसकी मोलर निकाल सकते हो, कप्पा into 1000/mc। मतलब with the help of KCl you can find L/A, and by knowing L/A you can fill any compound in the same cell, and then you can find the kappa and lambda m of various solutions. First you have to take the help of KCl। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सेल कांस्टेंट निकालने के लिए किस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है, तो किस इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाता है KCl का। KCl का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि KCl के अलग अलग टेम्परेचर पर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कप्पा नोन है, पहले ही कोई निकाल के दे चुका है। तो कप्पा नोन है और कप्पा नोन है और R निकाल लूंगी मैं प्रैक्टिकली तो ये आ जाएगा। अब ये तो उस सेल का हमेशा वही रहेगा जब तक ये सेल रहेगी, तो सेल का L/A आ चुका है। अब नया भरो, फिर व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड चलाओ, उस नए का R आ जाएगा, फिर नए का कप्पा आ जाएगा, फिर नए का कप्पा आ जाएगा, तुमने कितनी मोलैरिटी वाला भरा था वो तुम्हें पता होगा, उससे उसका लैम्डा m आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहो जितने का मोलर कंडक्टेंस और कप्पा निकाल सकते हो, बट फर्स्ट आपको मदद किससे लेनी पड़ेगी, KCl। तो न्यूमेरिकल में ये वैल्यू गिवन होती है हमेशा, है ना, ये वैल्यू प्रैक्टिकली निकलवा देगा, उससे ये आ जाएगा, ये आ चुका होगा, सेल सेम रखेगा तो ये यही सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, फिर नए का दे देगा, फिर कप्पा आ जाएगा, कप्पा आ जाएगा। ठीक है, it is not possible to find L and A directly of a conductivity cell, so indirect method is used। Indirect method is used। Formula लिया है, कप्पा equals to L/A into 1/R। आई थिंक फॉर्मूले में मैंने सब लिख दिया, कौन कैसे आएगा, L/A, A में अपना है ना, इसी को तो निकालना है। कप्पा के साथ नोन लिख दो, ये भी रीडिंग आ गई, और R के साथ लिख दो कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। सही है। once L/A of a cell is determined, एक बार आपने एक सेल का अगर L/A निकाल लिया, once L/A of a cell is determined, you can एक मिनट, by once L/A of a cell is determined by using standard solution of KCl whose kappa is known at different temperatures। कप्पा अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्टैंडर्ड की अलग अलग है, मतलब ये नहीं कि KCl की कप्पा इतनी होती है, नहीं, ये नहीं कि 0.1 m KCl की कप्पा इतनी होती है, नहीं, 0.1 m KCl की इतने टेम्परेचर पर कप्पा इतनी होती है। Once L/A of a cell is determined by using standard solution of KCl whose kappa is known at different temperature, we can find kappa and lambda m of different compounds using same cell। सेम आएगा बच्चों, उसी सेल, तभी तो L/A सेम जाएगा ऊपर से उठ के। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत ही नहीं आनी है, सेम सेल वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, सेम सेल मिलते ही समझ जाना कि क्या करना है। तो इसके नीचे कंटिन्यू करना।
कप्पा इक्वल्स टू L by A into 1 by R। अब L by A को लिख दो नोन, है ना, R के साथ लिख दो मेजर्ड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड, और इसके लिए लिख दो ये मैं इसका। अब ये नोन है ना क्योंकि सेम सेल, सिंस सेम सेल, रोज थोड़ी ना किसकाते हैं इलेक्ट्रोड्स को, रोज थोड़ी ना किसकाएंगे, रोज थोड़ी ना बदलेंगे कि आज थोड़ी रेडियस बढ़ा देते हैं, ऐसे थोड़ी ना होगा, बन गई मतलब बन गई, और देन लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, ये नोन होगा, देगा सामने वाला मैं इतना भर रहा हूँ, ये ऊपर से आ चुका है फ्रॉम अबव, तो ये आ जाएगा, ये बन गया। ठीक है, लिखिए मेरा 0.01 m KCl is filled in conductivity cell. Observed resistivity is 50 ohm. Calculate lambda m of 0.01 m acetic acid if filled in same cell and observed conductance is 50 mole. गिवन क्या होगा बताइए, क्या देना जरूरी है बताइए इस न्यूमेरिकल को करने के लिए। हाँ ठीक है, कप्पा किसका, KCl, टेम्परेचर रूम में ले रहे हैं उसी पे दे दियो, 0.0051 कप्पा की यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर। बताइए कैसे होगा, कितने स्टेप का न्यूमेरिकल है। पढ़ लीजिए सब लोग, एक बार पढ़ लो, एक बार सब लोग। हाँ जी, कौन बता रहे हैं। आ गया सबको, आ गया, बताना 3 ही बच्चे चाहते हैं, आई थिंक तो सभी को गया है। अदिति भारद्वाज आप बताना चाहोगे। यस मैम। बोलिए मैम मोलैरिटी तो दे रखी है 0.1 ऑफ KCl, 0.1 मोल ऑफ कंडक्टिंग सेल, और मैम उसकी रेजिस्टिविटी है 100 ओम, तो यानी कि
पहले सेटअप को समझे। पहले कंडक्टिविटी सेल में KCl भरा है, उस समय रेजिस्टेंस इतना है, फिर उसी कंडक्टिविटी सेल में एसिटिक एसिड भरा है, तब कंडक्टेंस इतना है, और आपको लैम्डा एम मांगी है एसिटिक एसिड की, ना कि KCl की। बोलिए। यस मैम। आपको क्या निकालना है? एसिटिक एसिड जो है उसका लैम्डा एम निकालना है। तो एसिटिक एसिड का लैम्डा एम निकालने के लिए कप्पा × 1000/m आएगा। यस मैम। उसकी m गिवन है, तो मुझे Yes, कप्पा की ma'am. प्रॉब्लम आएगी। फिर कप्पा Yes, के ma'am. लिए L/A × 1/r L/A into 1/r ये square. सारा एसिटिक एसिड का चल रहा है, तो इसकी कप्पा के लिए मुझे R की जगह C तो गिवन है, पर सेल कांस्टेंट में ही प्रॉब्लम बनेगा। तो आप बताइए फर्स्ट स्टेप में सेल कांस्टेंट निकलवाया नहीं निकलवाया? Yes, ma'am. KCl की मदद से सेल कांस्टेंट ही तो निकालते हैं। Yes, ma'am. एसिटिक एसिड का लैम्डा एम निकालने में कप्पा चाहिएगा, कप्पा निकालने में सेल कांस्टेंट चाहिएगा, और सेल कांस्टेंट निकलवाने में 0.01 m KCl ने मदद कर रखी है। तो ये 3 स्टेप का न्यूमेरिकल है। उल्टा चलते हैं तो न्यूमेरिकल का रास्ता खुलता है। उल्टा चलने का मतलब टारगेट को पकड़ो, टारगेट में फिर कप्पा प्रॉब्लम करेगा, कप्पा में L/A करेगा, फिर अपने आप याद आ जाएगा सेल कांस्टेंट कौन निकलवाता है? KCl। उसको यूज किया जाता है ना। स्टेप 1 बताइए। Step 1, calculation of cell constant. फॉर्मूला क्या लगेगा? यूजिंग 0.01 m KCl। ठीक है, क्या फॉर्मूला लगेगा? कप्पा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट, क्या गिवन है? रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस? रेजिस्टिविटी वर्ड है पर यूनिट तो ओम है, तो ठीक है, तो यहां से सेल कांस्टेंट आ जाएगा। कप्पा कितना गिवन है? KCl का 0.0051 और रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 100 ओम। ठीक है, सेल कांस्टेंट निकलवा दिया KCl ने। अब अगला पार्ट, कैलकुलेशन ऑफ कप्पा, किसका? 0.01 m एसिटिक एसिड। कप्पा, कप्पा का फॉर्मूला सेल कांस्टेंट, इसका इससे मुझे क्या दे रखा है? C दे रखा है, तो इनटू कंडक्टेंस 50 दे रखी है और 0.01 है। ठीक है, सेल कांस्टेंट ऊपर से आ जाएगा और कंडक्टेंस 50 दे रखी है। यहाँ से कप्पा आ गया पर ओम पर सेंटीमीटर, ये सेकेंड पार्ट। अब उसी एसिटिक एसिड की आपको मोलर निकालनी है। स्टेप 3, कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा एम ऑफ एसिटिक एसिड। उसका फॉर्मूला कप्पा × 1000/m कर लोगे, ये बाय मान लो, तो ये आ गया बाय पर ओम पर सेंटीमीटर और into 1000 upon molarity 0.01 मोल पर सेंटीमीटर क्यूब। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट आपको बताई थी, पर ओम पर मोल सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। मेरी तरफ से क्लास ओवर है, जो जानना चाहे जा